स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर और हमारे साथ मौजूद है हमारी कॉलीग रुखसार अहमद। और आज हम लोग बात करेंगे सीए प्रोटेस्ट और जो किसान आंदोलन था उनमें क्या फ़र्क रहा और जो आने वाले जो जनरेशन है इन दो आंदोलन ने उन्हें क्या मैसेज दिया। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ शम्स तबरेज़ कासमी और जामिया के रिसर्च स्कॉलर मंजर इमाम। तो शम्स सर, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये होगा कि आपने सीए प्रोटेस्ट को कवर किया, किसान आंदोलनों को भी कवर किया, तो आपने इन दो आंदोलनों में क्या फर्क देखा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीए प्रोटेस्ट भी एक तरह से यूनिक प्रोटेस्ट था और किसान आंदोलन भी एक तारीख साज प्रोटेस्ट रहा। दोनों प्रोटेस्ट में एक चीज कॉमन थी कि दोनों जगह लोगों का एक जज्बा, एक जुनून था और उन सब के अंदर ये बात थी कि हमें जब तक सरकार से अपनी बात नहीं मनवा लेनी है उस वक्त तक हम प्रोटेस्ट से हटेंगे नहीं। सीए प्रोटेस्ट जो था वो समझिए अभी तक जारी है, क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बार बार उन पर लाठियां चार्ज की गई, उन्हें हटाने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट की ने एक कमेटी तश्कील दी मुज़ाकरात के लिए, डायलॉग के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं हटे। लेकिन अचानक कोविड-19 का मामला आ गया, लॉकडाउन लगा गया, तो देश के मफाद में या हेल्थ के इशू के पेश नज़र उन लोगों ने वहां से उठना गंवारा के कहा कि फिलहाल हम अपने प्रोटेस्ट को मुलतवी कर देते हैं, अभी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद कोविड का मामला चलता रहा, लोगों की तवज्जो नहीं दी गई। उसी दौरान एनआरपी को मनसूख करने का सरकार ने ऐलान भी कर दिया, सीए से तवज्जो हट गई, एनआरसी का मामला नहीं आया तो लोग अभी खामोश हो गए। उसी तरह किसानों का मामला हुआ, इसी बीच में चूंकि कोविड-19 के दौरान ही मोदी सरकार ने खेती या ज़राअत से मुतालिक 3 कानून पास कर दिया, जिसकी किसानों ने भरपूर मुखालफत की, सब लोगों ने मुखालफत की और इसी लॉकडाउन में उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। अगर 1 साल तक उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्हें उसी शाहीन बाग से हौसला मिला, क्योंकि हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में जो प्रोटेस्ट की रवायत मिलती है, धरना की, प्रदर्शन की, एहतजाज की, तो यही रहा है कि लोग सुबह को निकले, शाम तक सड़क जाम किया, नारे लगाए, पार्लियामेंट का घेराव किया, असेंबली हाउस का घेराव किया, कलेक्ट्रेट का घेराव किया और फिर शाम होते होते वापस आ जाते। उसी दौरान कभी पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। बहुत कम है कि 2 दिन तक लोगों ने सड़क को जाम किया हो या 3 दिन तक सड़क को जाम किया हो या 3 दिन तक कोई प्रोटेस्ट किया हो या कोई बड़ा जलसा होता है उसमें एहतजाज किया, नारे लगाए और वापस आ गए, इसी तरह होता था। शाहीन बाग ने पहली मर्तबा मतलब महीना नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 120 दिनों तक प्रोटेस्ट किया, तो एक तारीख रकम हुई। और वहीं से किसानों ने भी हौसला मिला कि हम शाहीन बाग की तरह प्रोटेस्ट करेंगे, अपना खीमा लगाएंगे, घर बनाएंगे, वही रहेंगे, वही खाएंगे, सड़क को बंद करके रखेंगे। तो उन्हीं से उनको हौसला मिला। एक तरह से 1 साल तक उन्होंने प्रोटेस्ट को किया है। आगे मेरे से बातचीत होगी, मेरे ख्याल में दोनों जगह प्रोटेस्ट मुझे बात थी कॉमन कि उनका अज़्म, हौसला कि हमें लंबा जाना है जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। और किसानों ने बहरहाल उनकी हिम्मत को दाद दीजिए कि 1 साल तक प्रोटेस्ट किया और सरकार ने उनकी बात मान ली है। मैं मंजर इमाम सर से आप जानना चाहूँगा आपसे कि आपने जामिया प्रोटेस्ट को बहुत करीब से जाना है, आप उस प्रोटेस्ट का हिस्सा भी रहे, तो क्या लगता है आपको ये जो सीए प्रोटेस्ट था वो कामयाब रहा या नाकामयाब रहा? देखिए, दोनों प्रोटेस्ट अपनी जगह पे कामयाब हैं। सीएए जब सीए बी था यानी बिल था वो, तो उस सिलसिले में नेशनल कैपिटल में सबसे पहला प्रोटेस्ट जो है 10 दिसंबर 2019 को हुआ था, जो जंतर मंतर में हुआ था। और वहाँ ख़ास तौर से आसाम के लोग आए हुए थे, चूँकि इसका पहला हमला जहाँ बोला जा रहा था और जहाँ ये बात आ रही थी कि सीए लागू किया जाएगा, वो स्टेट आसाम था। लेकिन चंद ही दिनों में खुलकर ये बात सामने आ गई कि ये सिर्फ मामला आसाम का नहीं है बल्कि तमाम शहरियों का मसला है। तो इसकी वजह से जामिया का प्रोटेस्ट शुरू हुआ और जामिया के प्रोटेस्ट में हम लोग मौजूद रहे। जामिया का प्रोटेस्ट एक तरह से जो इस मुल्क के रहने वाले लोग हैं उनकी सिटीजनशिप के मसले को लेकर था। और इसमें फ़र्क ये है कि ऑलरेडी जो लोग सिटीज़न हैं, कंसीडर किया जा रहा है कि सिटीजन है, वहाँ भी ये मामला है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में कि वहाँ किसी की सिटीजनशिप खत्म करने की बात हो रही थी और उस सिलसिले में आवाज़ उठाई गई। यहाँ इस तरह की बात नहीं है, बल्कि जो शहरी हैं उन शहरियों में से एक तबका, जो किसान का तबका था, जो हमारे लिए गल्ला अनाज उगाता है, उसके खिलाफ एक तरह का फैसला आता है। वो फैसला ये आता है कि उनको बहुत नुकसान होगा उनके कारोबार में। तो जो लोग गल्ला उगाते हैं, जो हमें खाना प्रोवाइड करने के लिए मेहनत करते हैं, उनके हक के खिलाफ जब बात आई तो लोग खड़े हुए और दोनों प्रोटेस्ट बहुत कामयाब रहा। और दोनों एक तरह से सिविल डिसओबीडियंस का प्रोटेस्ट इसको कहा जा सकता है कि सिविल डिसओबीडियंस का ये मतलब नहीं होता है कि उसमें किसी की जान नहीं जाएगी या किसी को चोट नहीं लगेगी। कई बार लोगों को ये गलतफहमी होती है।
चाहे वो सीए का प्रोटेस्ट रहा हो, यानी एंटी सीए प्रोटेस्ट हो या फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, दोनों सिविल डिसओबीडियंस है और दोनों में लोगों की मौत हुई है, गोलियां चली हैं। और मैं तो आज भी मतलब ताज्जुब करता हूं कि अगर फार्मर्स के सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर का एक बयान आता है कि हम तीनों कानून को वापस लेते हैं, अब तक सीए के खिलाफ जो लोग खड़े हुए थे वो जो जेलों में बंद है, आखिर किस कसूर में, किस जुर्म में वो लोग बंद है, उनके खिलाफ कोई बयान क्यों नहीं आता है? तो ये देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी कि आप शहरियों को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं या उसके लिए मुश्किलें पैदा करते हैं, क्योंकि ये कानून के थ्रू हुआ है और कानून का एक बुनियादी मकसद है टू फैसिलिटेट द लाइफ ऑफ द सिविलियंस, उनके लिए सहूलतें पैदा करना, टू रेगुलेट द सोसाइटी, समाज को एक धारे पे ले आना। लेकिन आप उस धारे को बिगाड़ रहे हो, उसमें परेशानियां पैदा कर रहे हो, जिस बेचैनी की वजह से दोनों प्रोटेस्ट सामने आए और दोनों भी जारी हैं, बंद कोई भी नहीं हुआ है। जो लोग बंद हैं वो इसलिए बंद नहीं कि वो गुमनाम हो गए या उनको मिटा दिया गया, अगर उसमें से कोई मर गया तो इसलिए नहीं कि वो मर गया और चला गया, वो मर के अमर हो गए हैं, वो जावेदा है, जिंदा है और इस तौर पे जिंदा है कि लोगों के दिलों में जिंदा है और उनका मैसेज अभी लोगों के सामने मौजूद है। तो दोनों प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं समझता हूँ। लेकिन ये जब से ये तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं तब से लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जो सीए प्रोटेस्ट फिर से किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, प्रोटेस्ट फिर से किया जानी चाहिए या फिर इसको बंद कर? देखिए, ये बहुत मिसलीडिंग और मिसगाइडिंग स्टेटमेंट हो सकता है। 358 दिन अभी तक हुए हैं जो ये फार्मर्स वाला प्रोटेस्ट चल रहा था, इसको वापस नहीं लिया गया। ये बयान आया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। जब आप कोई प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू कोई काम करते हैं तो विद इन दैट प्रोसेस ऑफ लॉ आपको उसको पहले खत्म करना पड़ेगा और ये बात अभी नहीं आई है। जब पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो रहा है और पार्लियामेंट में ये बात आएगी, अगर उसको वहां पे खत्म किया जाता है तब जाकर फार्मर्स मानेगा। और फार्मर्स का सिर्फ हरियाणा या पंजाब या वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स का मसला नहीं, पूरे देश के फार्मर्स का मसला है। अभी जो गल्लों में महंगाई है, जो सब्जियां जो महंगी है, उसमें कहीं ना कहीं असर इस प्रोटेस्ट का भी है कि जो लोग गल्ला उगाते थे वो बेचारे अपने हक के लिए जमीन यहाँ दिल्ली में और दूसरी जगहों में खड़े हैं, तो वो उस पर ध्यान न देकर दूसरी, इसकी वजह से आम आदमी की जिंदगी और मुश्किल होती जा रही है। तो इसको देखने का दूसरी वजह उसकी जो पेट्रोल और डीजल की महंगाई है, उसकी वजह से जो एक चीजों को लाने ले जाने का खर्च बैठता है वो ज्यादा है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है और ये मुल्क इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। इतना ऐसा कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं है हमारे देश में कि एक शहरी जैसे अमेरिका या दूसरे मुल्कों में होता है कि एक शहरी को कम से कम मिनिमम इतना पैसा मिलना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। अगर उससे ज्यादा कमाता है तो वो उसकी कमाई है, लेकिन कम है तो गवर्नमेंट उसकी मदद करती है। यहाँ हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो ऐसे हालात में अगर सब्जियां जो डेली खाने की चीज है और ये चीजें महंगी होती है तो ये बड़ी परेशानी की बात होगी और इसी के लिए प्रोटेस्ट है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मोदी जी से लेकर उनके सारे मंत्रियों ने इन कृषि कानून को सही ठहराने में लगे, लगभग 1 साल तक ये चलता रहा, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है जो 1 साल बाद इन कानून को वापस लेना पड़ा? देखिए, उन्हें जो किसान है ना, वो किसानों का जो प्रोटेस्ट है हमेशा कहीं ना कहीं कामयाब रहा है। या जो भी सरकार रहती है उन्हें किसानों के सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि किसान एक ऐसा लफ्ज़ है ना जिसमें सब शामिल होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक सबकी आवाज़ होती है। और कहीं हिंदुस्तान में तकरीबन 80 से 85% लोग किसान हैं। मतलब कुछ बड़े किसान हैं, कुछ छोटे किसान हैं। जिसके पास 1 कट्ठा खेत होता है ना, वो भी अपने आप को किसान कहता है, छोटे लेवल पर हो बड़े लेवल पर हो। जो बड़े किसान हैं वो ट्रैक्टर उनके पास होता है, उनके पास फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियाँ होती है। जो छोटे किसान होते हैं उनके पास टायर बैल होता है। उससे भी छोटा किसान होता है तो उनके पास दूसरे का बैल लेकर के वो हल जोतता है। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार में छोटे लेवल के किसान हैं। तो सब किसान हैं। तो क्या होता है ना, इस वजह से पहले भी किसानों ने कोई मांगे रखी है कि लोन को माफ़ किया जाए, कर्ज को माफ़ किया जाए, तो सरकार को झुकना पड़ा। ये तो कमाल ये है कि सरकार ने तकरीबन 1 साल तक इंतज़ार किया और 1 साल तक किसानों को सड़कों पर रखा। लोग, चूँकि सीए का प्रोटेस्ट था तो उसको एक कम्युनिटी से जोड़ दिया गया था, शहरियत का था, क्योंकि बीजेपी का एक एजेंडा है कि मुसलमानों को परेशान करना, उनकी शहरियत को ख़तरे में डालना या उन्हें ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर डिस्टर्ब रखना। लेकिन किसानों में कोई मुसलमानों का मामला नहीं था। इसके बावजूद 1 साल तक उन्होंने रखा। ये अपने आप में एक क्वेश्चन था। बहरहाल
सरकार ये भी झुकी, किसानों के सामने बात मानी। और ये मेरे ख्याल में सीए प्रोटेस्ट के वाले से रुखसार से कुछ अच्छा बताएगी। ये हमारे साथ इन्होंने एक सवाल इसी से रिलेटेड आपसे पूछना चाहता हूँ कि लगभग 750 किसानों की मौत हो गई है, उसके बावजूद भी उन लोगों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी ये सब कहा गया, और ये सब जो सीए प्रोटेस्ट उसमें भी कहा गया, तो फिर इसमें और उसमें कहाँ अंतर रहा? ये तो मुसलमान है, इसको भी टारगेट किया गया, वो किसान थे उसको भी टारगेट किया गया। देखिए, टारगेट इनको भी खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा गया, उनको भी कहा गया, और कहीं ना कहीं अपने मुखालफिन को नज़रअंदाज करने की कई चीज़ें होती है। लेकिन आप देखेंगे तो इनको खालिस्तानी पाकिस्तानी ज़्यादातर मीडिया वालों ने कहा। बीजेपी के मिनिस्टर ने, किसी ने इनको आतंकवादी पाकिस्तानी नहीं कहा। जैसे शाहीन बाग के लिए बीजेपी के मिनिस्टरों ने नारा लगाया, देश के गद्दारों को गोली मारो। शाहीन बाग में या जामिया मिलिया में या जो सीए के खिलाफ जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उन पर यूएपीए लगा है, उन्हें जेलों में बंद रखा गया। और आज भी एक बड़ी तादाद है मुस्लिम एक्टिविस्ट की, नौजवानों की, जो यूएपीए के तहत जेल की सज़ा काट रहे हैं। और यही नहीं बल्कि दिल्ली दंगा कराया गया इसी प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि इस प्रोटेस्ट का आलमी सतह पर किसानों के मुकाबले में ज़्यादा अहम था, क्योंकि मैसेज दुनिया भर में ये जा रहा था कि हिंदुस्तान से मुसलमानों की शहरियत छीनी जा रही है, माइनॉरिटीज़ को सरकार परेशान कर रही है। तो सरकार पर इसका ज़्यादा दबाव था, इसलिए सरकार चाह रही थी जल्दी से जल्दी प्रोटेस्ट खत्म हो जाए, हम हटे भी। अब देखिए, ये किसानों का मामला था, हिंदू मुसलमानों का मामला नहीं था। लेकिन इस प्रोटेस्ट को भी जब सरकार ने वापस लिया है, क्योंकि सरकार का अपना मफाद है, इलेक्शन या कुछ और हो, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू सेना और कई लोगों ने बगावत कर दी है या कहा है कि मोदी को अपना भगवान मानते थे, उनकी तस्वीरें लगा रखी थी। मिला टाइम्स में भी एक स्टोरी आई है, अब उन लोगों ने हटाना शुरू कर दिया, तो इससे भी लोग नाराज है। कई मरतबा लोग बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे मोदी जी की, अब उनके लिए मोदी जी का दिफा करना मसला हो रहा है। कल से मैं देख रहा हूँ जितने स्पोक पर्सन बीजेपी के आ रहे हैं टीवी चैनलों पर, उनके पास जवाब नहीं, बोले तो क्या बोले। तो ऐसा मामला है और होता है ये। हमारे साथ हमारी कॉलीग है रुखसार अहमद, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रुखसार आप बताएं क्या लगता है, क्या कारण है जिसकी वजह से ये कानून वापस लिए गए हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर एक तो सबसे पहले जब से ये कानून वापस लिया है पीएम मोदी को, मतलब जो मोदी भक्ति थे ना, वही पीएम को लेकर मतलब एक तरीके से गाली अब्यूज़ कर रहे हैं उन्हें, और बोल रहे हैं कि मतलब ये जो कानून लिया है ये हमारी नज़र में मतलब ये अगर इन्हें ऐसा करना था तो पहले क्यों नहीं लिया, ये ऐसा क्यों नहीं किया, 1 साल तक हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया। और जितने भी मतलब कुछ ऐसे चैनल्स और ऐसे एंकर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो भी मतलब प्रधानमंत्री को ऐसे बोल रहे हैं कि अगर इन्हें लेना था तो हमें क्यों सफाई देने के लिए टीवी पर मतलब बोला था कि इनके फ़ायदे और नुकसान बताइए, इसके लिए हमने फ़ायदे नुकसान बताए। तो सबसे बड़ा ये भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं एक तरीके से यूपी और मतलब पंजाब में जैसे इलेक्शन आ रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा मोटिव ये भी हो सकता है ये वापस लेने का कानून की चुनाव का फ़ायदा हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी को एक डर है कि अगर हमने किसानों का ये बात नहीं मानी तो हो सकता है कि हम यूपी हार जाए। गोदी मीडिया का ये कहना है कि हमने 56 इंच वाले प्रधानमंत्री को चुना था, लेकिन वो तो डरपोक निकले, वो तो आज कृषि कानून वापस ले लिए, कल होकर वो सीए वापस ले लेंगे, 370 वापस ले लेंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गोदी मीडिया से लेके जो मोदी भक्त है ना, वो यही बोल रहे हैं कि मतलब अगर प्रधानमंत्री को यही करना था तो वो हमारी नज़र में अब कुछ नहीं है। और यहाँ तक कि उनके जो मतलब उनके खिलाफ ऐसे कुछ वर्ड बोले गए हैं जैसे कि मतलब जो एक बात नहीं, जो जिसकी एक बात नहीं उसका एक बाप नहीं, इस तरीके वर्ड हमारे पीएम के लिए यूज़ किए गए हैं। सर, मैं आपसे यह जानना चाहूँगा, क्या ये कानून जो वापस लिए गए हैं या लेने का फैसला लिया गया है, इनसे जो आने वाले 5 राज्यों में चुनाव है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये तो इलेक्शंस कई तरह से होते हैं, अब उसको फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये दूसरी बात हो जाती है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे आपने एक सवाल उठाया, उसका जवाब देना चाहूँगा कि जो सिख भाई हैं हमारे, जब उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि उनको भी खालिस्तानी कह दिया गया या देश एंटी नेशनल कह दिया गया, ये एक प्लॉट है, एक प्लॉय है, आप इसको समझिए। इस देश में ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें नहीं रही हैं पहले से, जैसे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इंडियन कल्चर में रहा है, बहुत पहले से है। अमीर गरीबी, क्लास, कास्ट, ये सब बहस रही है। लेकिन इस नौइयत का हिंदुस्तान में पहली मर्तबा हुआ है कि नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद और धर्म, मजहब को ये सियासत का हरबा एक टूल बनाया गया है। ये पहली मर्तबा हिंदुस्तान में इतने बड़े पैमाने पे हुआ है, जहाँ भी कोई बात आए उसको एंटी नेशनल कह दो,
कोई शहरी अपने हक की बात करे, जबकि स्टूडेंट्स को कोई बात कहनी होती है वो कहे तो आप एंटी नेशनल यूएपीए लगा दो। यूएपीए का मतलब टेररिज्म वाला इशू है। आप किसी को उसकी नेशनलिटी को डाउट करते हो, आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हो कि कौन नेशनल है कौन एंटी नेशनल है? ये कोई आदमी अपने आस्तीन में लेके नहीं घूमता है या बैज लगा के नहीं घूमता है कि मैं नेशनल हूँ। जो लोग बहुत अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, उनसे बेहतर नेशनलिस्ट वो हैं जो गलियों में मेहनत करते हैं और घर के लोगों को खिलाते हैं। वो नेशनलिस्ट है, वो बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, वो देश के भविष्य की परवरिश कर रहे हैं। तो इस तरह के सियासत करना ये बीजेपी में बहुत ज़्यादा उभर कर ये चीज़ सामने आई है। और एक बात और मैं बोलूँ, आप ये बोल रहे हैं कि भक्त लोग मतलब परेशान हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं भी बहुत क्लोजली इस चीज़ को वॉच कर रहा हूँ। बहुत से लोग जिन्होंने वोट दिया था, आपको जब मैंडेट मिला तो मैंडेट इस उम्मीद पे मिला था कि आप समाज में कुछ बेहतरी ले आएंगे। बहुत से नॉन मुस्लिम हमारे फ्रेंड्स हैं जो मतलब प्राइम मिनिस्टर को गाली देना वही अच्छी बात नहीं होती। कोई भी नहीं चाहता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई गाली दे। देश का एक सबसे बड़ा जिम्मेदार शहरी है वो नुमाइंदा है हमारी हुकूमत का, उनको। लेकिन लोग बुरा भला कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि ये क्या महंगाई में फंसा दिया, हर वक्त हिंदू मुस्लिम, हर वक्त झगड़े। लोग ये पसंद नहीं करते हैं। तो ये हीट जो है अंदर अंदर इनको भी महसूस होने लगी। तो इन्होंने कहा कि धीरे धीरे ये अपने आप को जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अंग्रेजी में एक कहावत है, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो इनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो किसी न किसी तरह से निकलकर सामने आ रहा है। और समझने वाले लोग ये बिटवीन द लाइन और अंडर करंट्स जो इसके हैं उसको समझ रहे हैं कि आपकी क्या मजबूरी है। और भी बहुत सारी मजबूरियां हम लोग बात करते हैं, देखते हैं। हमारी कलीग रुखसार भी कुछ सवाल पूछना चाहती है। रुखसार, आप पूछे सवाल। मेरा सवाल ये है कि जो मतलब सीए और जो ये खो का ये मतलब एक सिख बोल के ही मतलब किसानों को टारगेट किया गया, जबकि उसमें सारे किसान थे हिंदू मुस्लिम। और शुरू में जब वो गए वहाँ पर तो एक शाहीन बाग का नाम दे दिया गया कि वहाँ पर शाहीन बाग जैसा ही प्रोटेस्ट हो रहा है, जो किसान आंदोलन करे वो एक शाहीन बाग का ही उसको दे दे। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली कोई भी जब आंदोलन शुरू होता है, प्रोटेस्ट शुरू होता है, तो सरकार जो भी फैसला लेती है वो नहीं चाहती कि उसके फैसले पर कोई सवाल उठाए या कोई उसे मजबूर करे। पहली नज़र में वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखती बल्कि उसे कमज़ोर करने की कोशिश करती है। अब सरकार ये चाहती है कि जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है इसको हम कैसे कमज़ोर करें। अब जैसे सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट था तो सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं था, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ तो वो हिंदुस्तान के आइन और दस्तूर के खिलाफ है। और जो कृषि के 3 कानून हैं इसके मुकाबले में वो मतलब ये तो किसानों से मुतल्लिक था, वो हिंदुस्तान के दस्तूर के उतना खिलाफ नहीं जितना वो खिलाफ है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ की शहरियत पर सीधे सीधे सवाल उठा दिया गया। और खुल करके उन्होंने कह दिया, एक तरफ सीए को किया, दूसरी तरफ एनआरसी कह दिया कि यहाँ से मुसलमानों की शहरियत को ख़त्म कर देना है। डायरेक्ट वो था, तो वो हिंदुस्तान के दस्तूर के सीधे सीधे खिलाफ है। लेकिन जो तो नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो एक्चुअली कहा था, तो अब वो सबका प्रोटेस्ट था, अब उसको टारगेट करना था, कमजोर बनाना। तो कहते सिर्फ मुसलमानों का प्रोटेस्ट है, बाहर से आए हुए लोग हैं। अब किसानों ने प्रोटेस्ट किया तो इस प्रोटेस्ट को भी उन्होंने कमजोर करना था, तो इसको शाहीन बाग का नाम दे दिया कि वहीं के लोग आए हुए हैं, खालिस्तानी आए हुए हैं, पाकिस्तानी आए हुए हैं, ताकि इसको हम आवाम की नज़रों में कमज़ोर करें। जो दूसरे किसान नहीं आ सके हैं उनके नज़र में इसको बदनाम कर दें कि फर्जी किसान है, बाहर से आए हुए हैं। लेकिन जो सीए का प्रोटेस्ट हुआ था उस टाइम पे भी मतलब जो हमारे गृह मंत्री उन्होंने बोला था कि ये मुस्लिम के खिलाफ नहीं है ये बिल, ये सिर्फ उनके खिलाफ है जो अल्पसंख्यक है उनको हम सिर्फ नागरिकता देंगे, जो हमारे मुस्लिम है वो सेफ है। बट जो सीधे सीधे उस कानून का जो आधार निकल के आ रहा था वो यही आ रहा था कि जो सारे नागरिक है उनकी नागरिकता को ख़त्म करके सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी को ही एक तरीके का टारगेट करना था। तो उसमें आप क्या करेंगे? तो अमित शाह क्या, प्राइम मिनिस्टर की बात पर लोगों को भरोसा नहीं होता। अमित शाह तो कह रहे थे, लोगों ने यही कहा सारे मुजाहिरीन ने कि अमित शाह पार्लियामेंट में आकर के जुमला बोलें, वो लिख करके दे। और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो फिर इस कानून की जरूरत क्या है? पहले से ऑलरेडी शहरियत दी जाती रही है, पाकिस्तान के महाजरीन को शहरियत दी गई, अफगानिस्तान के महाजरीन को शहरियत दी गई, तो इस कानून की कोई जरूरत नहीं। जिस लोगों ने खुलकर कहा कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं और नरेंद्र मोदी की बातों पर किसी को भरोसा नहीं, जैसे कि क्योंकि कहा जा रहा है कि ट्विटर पर कल की अहम न्यूज़ ये नहीं थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ज़राअत से या कृषि से तीनों कानून को रिपील करने का ऐलान किया, बल्कि अहम न्यूज़ ये है कि किसानों ने कहा है कि हमें प्राइम मिनिस्टर पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मंजर भाई मेरे ख्याल में इस ताल्लुक से मजीद वजाहत कर सकते हैं, बेहतर बताएंगे। तो ये जो कृषि कानून प्रधानमंत्री ने हमारे वापस लिया है, तो आपको क्या लगता है मतलब इससे क्या उनको चुनाव से रिलेटेड इन्होंने बैकवर्ड लिया है या फिर मतलब कोई और वजह हो सकती है? देखिए, एक बड़ा स्ट्रोक भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत अहम है,
चूँकि देश की सबसे बड़ी रियासत है वो, इस स्तर पर के सबसे ज़्यादा असेंबली के सीट्स वहाँ से आने हैं, तो उसको कहीं ना कहीं नज़र में रखते हुए इन्होंने ये अभी ऐलान किया। और मैं अपने सिख भाइयों को बहुत बधाई देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा। कल ही गुरुपर्व गुजरा है और कल के दिन प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। हालांकि ये एक तरह का बयान है, अभी इस पर क्या वो एक्शन लेते हैं, ये इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा मुबारकबाद की मुस्तहिक वो महिलाएं भी, ख़वातीन भी है। अगर एंटी-सीए प्रोटेस्ट में महिलाएं यहाँ शाहीन बाग या दूसरी जगहों में मुल्क में शामिल थी और सिख भी आए थे, गैर मुस्लिम बहुत सारे हिंदूज़ भी आए थे, इसमें भी बहुत बूढ़ी बूढ़ी औरतें जिनकी तस्वीरें हमने देखी हैं, रिंकल्स पड़े हुए हैं, और उस कड़ाके की सर्दी में, लास्ट ईयर की सर्दी का हम लोगों ने वह नज़ारा देखा है, वो भूल नहीं सकते हैं। आखिर कोई तो दर्द है। आप कैसे प्राइम मिनिस्टर हो या पूरा कैबिनेट, मतलब मैं कैसे लोग हैं जिनको इतना एहसास नहीं है कि हमारे देश की बूढ़ी, जिनको आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो, माएँ और दादियाँ सर्दियों में ठुठक रही है, आपको ये एहसास नहीं है? बारिश में वो हो रही है कि कम से कम आके एक मतलब कैबिनेट का कोई बड़ा मिनिस्टर आके उनसे बात करे कि ठीक है आप प्रोटेस्ट कीजिए लेकिन हम आपको शेल्टर दे रहे हैं, या इस वक्त छोड़ दीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी। इतने लोग मर जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक बड़ा एजेंडे का हिस्सा है कि आप सामने इलेक्शन है तो कर रहे हो, वरना अब तक खुलकर कोई बात क्यों सामने नहीं आई? आप जब भी बयान दे रहे थे अब भी बयान, और मीडिया वालों से भी मेरी शिकायत है, बहुत ज़्यादा शिकायत है कि मीडिया वाले उन्हीं किसानों से जाके सवाल करते हैं कि अब तो ले लिया। ये सवाल प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं आप कर सकते हो कि आपने कहा है, उनका ये जवाब है कि वो पहले करके दिखाएं। तो क्या आप पार्लियामेंट में इसको करेंगे या नहीं करेंगे? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू इसको करेंगे या करें? मीडिया की जबान क्यों इतनी खामोश है? किस तरह का सेक्युलर देश में मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, मीडिया इतनी खामोश क्यों है? मीडिया क्यों चाटने में और तलवे चाटने में लगी हुई है? वो इमरजेंसी के दौर में कहा जाता था किसी को झुकने कहा जाता तो वो रेंगने लगता है, मीडिया तो इस वक्त तो झुकने कहने से पहले ही रेंगती हुई नजर आ रही है। मीडिया के ऊपर भी ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको बेचैन होने की जरूरत क्यों है? क्यों बेचैन हो रहे हैं? मीडिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट को, मैं एंकर्स को देख रहा हूं कि वो बेचैन नजर आ रहे हैं। अरे हुकूमत की बेचैनी हुकूमत को बेचैन होने दो ना। आपको तो खुश होना चाहिए कि यहाँ के शहरियों की राइट्स की जो बात होती थी, पूरे मुल्क की जो बात होती थी, उसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है कि प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम वापस लेंगे। आप उनसे एश्योर कीजिए, इंश्योर कीजिए कि आप ऐसा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग द प्रोटेस्टर्स और फार्मर्स, द मीडिया शुड आस्क द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी, अभी जो किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाई थी, क्या प्रधानमंत्री ने उस टाइम पे भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी? तो आपको क्या लगता है उस टाइम पे प्रधानमंत्री को किसान बिल वापस लेना चाहिए था और खुल के सामने आना चाहिए था, और जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाई थी उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी? ये जो 56 इंच वाला टैग लगा हुआ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी चीज़ को छुपाने के लिए किया गया। मैं समझता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान में इस वक्त जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे ज़्यादा कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं रहा हिंदुस्तान में। एक प्राइम मिनिस्टर जो रेप के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता है, एक प्राइम मिनिस्टर जहां मर्डर हो जाता है उसके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता है, उससे कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर आप अब किसको देखेंगे? कभी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है। मैं तो कहता हूं कि ये 56 इंच नहीं है बल्कि कुछ और है, 56 का कुछ और भी मफहूम होता है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। मंजर भाई, एक और बात पे अगर हम लोग डिस्कस करें कि हम हिंदुस्तान की तारीख को देखते हैं तो जाट अगर रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट करते हैं उनकी बात मान ली जाती है, मराठा प्रोटेस्ट करते हैं उनकी बात मान ली जाती है, या फिर किसानों की बात मानी गई, दलितों ने प्रोटेस्ट किया पिछले सालों में उनकी बात मानी गई, रिजर्वेशन को लेकर के अपर कास्ट ने प्रोटेस्ट किया उनकी बात मानी गई। मुसलमानों ने जब भी प्रोटेस्ट किया है उनकी कोई बात आज तक मानी नहीं गई है, उन पर लाठियाँ चार्ज हुई, जेल गए, और सीए का तो इतना लंबा मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया फिर भी मानी नहीं गई। रीज़न क्या, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत डीपली खासकर मुस्लिम लीडरों को, उनके जो रहनुमा उस पर गौर करना चाहिए, और मुसलमानों का एज ए कम्युनिटी भी, हर कम्युनिटी का अपना हक है शहरी होने के नाते, लेकिन अपनी एक आइडेंटिटी भी होती है सबकी और उसमें कोई बुराई नहीं है, उसको गौर करना चाहिए। मुझे याद पड़ता है 8-10 साल पहले एक प्रोटेस्ट हुआ था, जो मीना कम्युनिटी है राजस्थान की, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और वो रेल की पटरियों पर बैठ गए थे, कई जगह पटरियाँ उखाड़ दी गई थी। उससे कम लेवल का प्रोटेस्ट जो किशनगंज में फॉर एग्जांपल हुआ था, किसी रेलवे की प्रॉपर्टी को, हाँ, एमयू के लिए नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, लेकिन उसको ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे कोई एंटी नेशनल लोग हैं, किसी और देश के लोग हैं, कुछ और चाहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? और यहाँ पे देखिए यहाँ क्या हुआ था, जब मीना वाला प्रोटेस्ट हुआ था तो शुरू में 2-3 दिन ही की बात है, गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन एक चीज़ है दूध,
जो हर घर में ज़रूरत होती है, इन्होंने दूध की सप्लाई बंद कर दी थी और हुकूमत झुक गई और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, दिल्ली वालों को चाय पीने की आदत हो चुकी है, बच्चों को दूध की ज़रूरत है, आप दूध सप्लाई करें, आपकी बात मानी जा रही है। मुसलमानों में क्या है कि न लीडर से एकजुट हैं और न कोई ऐसी चीज़ है जो समाज की किसी बड़ी ज़रूरत को फुलफिल करती हो, उस रिक्वायरमेंट को। मान लीजिए आप किसी भी सेक्टर में अगर आपकी मतलब एक इतना बड़ा असर, बात करें आप जैसे कह रहे हैं लीडर्स की, तो क्या जैसे और कम्युनिटी का प्रोटेस्ट होता है उनके लीडर खुल करके आते हैं, क्या मुसलमानों के मामलों में मुस्लिम लीडर सामने नहीं आते हैं, या वो सिर्फ मतलब हुकूमत से मिलने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं? मतलब क्या करना चाहिए? जैसे और कम्युनिटी के लीडर्स खुल करके आते हैं, मुस्लिम लीडर्स क्या नहीं आते हैं खुल करके, क्या होता है? जरा इस पे बात करें आप। देखिए, कुछ लोग आते हैं किसी हद तक, कुछ लोग तो आते हैं, लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट है। असल काम कौन करता है? नौजवान तबका करता है। वो खुलकर बोल सकता है, लड़ सकता है, किसी हक के लिए खड़ा हो सकता है। लेकिन जब उसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर दिया जाता है, तब लोग सपोर्ट पर खड़े नहीं होते। ये बहुत बड़ी कमजोरी है इस कम्युनिटी की। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वहाँ लोग खड़े नहीं होते। और सीए के प्रोटेस्ट हम लोगों ने बहुत क्लोजली देखा, उसका हिस्सा रहा हूँ। कौन आया था जो मिल्ली और कौमी और सियासी रहनुमा हमारे कहलाते? कितने लोग आए थे? कोई नहीं। सबको डर लग रहा था कि हमारे खिलाफ भी कुछ हो जाएगा। आज की उर्दू अखबारात को मैं देख रहा था, हमारे कई सारे मिल्ली रहनुमाओं ने कहा इसका खैर मकदम क्या कि सरकार ने वापस ले लिया है किसानों के कानून को, और उन्हें सीए को भी वापस लेना चाहिए। कई सारे मिल्ली रहनुमाओं का बयान है आज के अखबारात में। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब आप कह रहे हैं कि सीए का प्रोटेस्ट था तो आए नहीं थे, आज वो कह रहे हैं कि वापस ले सरकार। तो क्या मुस्लिम रहनुमा चाहते हैं कि सिर्फ उर्दू अखबारात में खबरें छपवा देने से उनके मुतालबात पूरे हो जाएंगे? आपने फिर से एक क्रिटिकल सवाल किया है, बहुत नाजुक सवाल है, और ये सच्चाई भी है। ये जो मठ के तौर पे इदारे चलते हैं ना, तो इनका मामला ये है कि क्रेडिट लेते हैं। उर्दू और अखबारात में न्यूज़ देकर उसका क्रेडिट लेना। किसानों ने किया, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप क्यों उसका क्रेडिट लेना चाह रहे हो? आपने जो नहीं किया उसके ऊपर गौर करो ना। आपका जहाँ पे फेलियर है उस पर गौर करो। दूसरों के किए कराए पे क्रेडिट लेने की, ये तो अजीब सी बात हो गई कि आप कौन, मैं खामखा, मतलब बिन बुलाए आप मेहमान हैं। या तो उसमें कोई हिस्सा आप साझेदारी हो, आप उसमें शरीक हो, तब कुछ करें, तब क्रेडिट लें, तब गौर फिक्र करें, तब बात समझ में आती है। ये हम लोगों में ना क्रेडिबिलिटी का इशू है और ये ट्रस्ट डेफिसिट है। और नौजवान भी खुल के, इसलिए ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी में ही मुस्लिम यूथ नहीं है और बोल नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, सारे टैलेंट्स भरे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। देख रहे 10:30 हो रहा है, तो मेरे ख्याल में आपको ना मुख्तसर करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से है, जो सीए प्रोटेस्ट था और जो किसान आंदोलन था, उनसे मुसलमानों को क्या सबक लेनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में मुसलमानों को यही सबक लेना चाहिए जो खासतौर पर हमारे लीडर है कि उन्हें खुल करके सपोर्ट करना चाहिए। सीए शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट अपने आप में बहुत कामयाब रहा, एनर्जी थी, पूरे मुल्क में एक बेदारी आई, और ऐसी बेदारी आज़ादी के बाद पहली मरतबा मुसलमानों में आई थी कि हम अपने हक़ के लिए, अपने हुकूक़ के लिए, राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, और बगैर किसी खौफ के उन सब ने किया, और वो जारी रह सकता था। लेकिन कोविड का मामला आ गया और किसानों ने भी उसी से तहरीक पाकर हौसला किया। जो कमी थी कि जो हमारे मिल्ली रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, उन्हें भी खुल करके आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और जब कोई बड़ा मोमेंट होता है तो खतरात होते हैं। किसानों सीए प्रोटेस्ट में 23 लोग शहीद हुए, किसानों के मोमेंट में 700 लोग शहीद हुए हैं। इसके बावजूद वो पीछे नहीं हटे, उनके घर वालों ने उनको नहीं डराया धमकाया। तो मेरे ख्याल में हमें, चूँकि जब कुछ इनकलाब बर्पा करेंगे, तहरीक चलाएंगे, तो हमले होंगे, अटैक होंगे, सरकार हर तरह से करेगी। तो हमें सब कुछ सोच करके हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किसानों से ही सीखने की ज़रूरत है, और ऐसा कर सकते हैं। मुसलमानों ने क्या है, बस थोड़ा सा बैकअप सपोर्ट मिलना चाहिए। क्योंकि सीए के मामले में क्या था कि मुसलमान डर गए थे शाहीन बाग आने से, वहाँ जाने से, और जो लीडर्स थे वो और ज़्यादा खौफ के शिकार थे। तो मेरे ख्याल में सपोर्ट करना चाहिए। सीए वालों में एक और मामला क्या हुआ कि पॉलिटिकल लोगों ने हाईजैक करने की कोशिश की। किसानों ने बहुत, चूंकि किसानों ने शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को देख लिया था, तो इन्होंने मुकम्मल ऑर्गेनाइज होकर के किया। शाहीन बाग चूंकि अचानक शुरू हुआ था या जामिया का, तो उतना ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया था। अब कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टेज पर तकरीर करके जा रहे हैं। सीपीएम के लोग आ रहे हैं, सारी पार्टियों के लोग अपना अपना फायदा उठा रहे थे, और किसी तरह का किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। किसानों के मामले को क्या हुआ कि स्टेज पर कोई किसान लीडर, कोई पार्टी का लीडर उनका नहीं आया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने उनको बहुत ज़्यादा पीछे से सपोर्ट किया, उनकी महापंचायत कराने में, दूसरे कामों के कराने में, या जो भी एक हो सकता है। तो ये उनका रहा है, और मेरे ख्याल में हो सकता है मुसलमानों को भी इस तरह का आइंदा कुछ सपोर्ट मिले अगर वो चाहे तो।
सर आपकी आखिरी टिप्पणी मैं चाहूँगा, जिस तरह से मुसलमानों को दबाने की कोशिश की गई और उसके ऊपर जो प्रोटेस्ट करे तो उसके ऊपर यूएपीए लगाया गया, तो क्या फिर से इस तरह के प्रोटेस्ट जो अगर वो कानून लेकर आते हैं सीए चाहे एनआरसी, तो क्या मुसलमान फिर से उसी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे और करना चाहिए, ये लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और डेमोक्रेटिक राइट है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है ना इस किसान आंदोलन से जो सीख मिली है और सीखना चाहिए हमें, वो इत्तिहाद है, यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है और यूनिटी के साथ साथ कम्युनिटी का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो आपका कोई भी एहतजाज करना कारआमद साबित नहीं होगा। तो इत्तिहाद होना बहुत ज़रूरी है और कम्युनिटी को पीछे खड़ा रहना चाहिए। और जब भी एक चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप कोई काम करें तो करें, उसको करना है तो करना है। जैसे इन्होंने तय किया है कि अभी भी हटने का इरादा नहीं है, हम हटेंगे नहीं जब तक हमें लीगली एश्योर नहीं कर दिया जाता है कि ये वापस लिया जा रहा है। और इसमें और जो कुछ अहम उनके जो पॉइंट्स हैं, जैसे एमएसपी वाला मसला है, अगर उसको नहीं वो कम करते हैं, जो निगोशिएट करते हैं और कमेटी नहीं बनती है, तब तक हम ये प्रोटेस्ट वापस नहीं लेते। ऐसी ज़रूरत है कि कंसिस्टेंसी हो और बात हक की करें हमेशा। और ऐसा नहीं है कि मुल्क में या दुनिया में लोग हक के लिए खड़े नहीं होते हैं। हो सकता है 8-10 आपके दुश्मन खड़े होंगे या खड़े कर दिए जाएंगे। कई बार होता है ना, एक चीज़ रियल होती है, एक परसेप्शन होती है, एक थ्रेट है, एक परसेप्शन ऑफ थ्रेट है। तो कई बार परसेप्शन ऑफ थ्रेट इंसान के दिल में बैठ जाता है कि नहीं, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है। तो सच्ची बात हो और उसके लिए कंसिस्टेंसी के साथ खड़े हों और इत्तिहाद हो, और जो लीडर्स जिस लेवल पे जिस सतह पे हों, वो अगर अपने नौजवानों के साथ खड़े हों, तो मुझे लगता है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में उससे बेहतर और कोई सबक हमें मिल रहा है। ये हमें सबक लेके वापस जाना चाहिए। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो दोस्तों, आप भी सीए और जो किसान आंदोलन था उनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com